मोहनदास तुदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में फ्रांस की राज्य क्रांति के ऊपर, उसकी प्रमुख घटनाओं के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रीय सभा का जो किस तरह से उसे संवैधानिक मान्यता मिली वो सारी घटनाएं हमने देखी। 17 जून से 27 जून तक की जो घटनाएं हुई वो हमने देखी थी। वे किस तरह से टेनिस कोर्ट की शपथ हुई और किस तरह से आगे राष्ट्रीय सभा अपने आप को वैधानिकता घोषित करती है। फिर 9 जुलाई 1789 में राष्ट्रीय सभा अपने आप को संविधान सभा भी घोषित कर लेती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख घटनाओं के ऊपर। इसमें 9 जुलाई को 1789 में, देखो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति के ऊपर। डेट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि प्रत्येक दिन एक नई घटना घटित होती है 10 सालों तक, 89 से लेके 1799 तक। लेकिन उसमें भी 1789 से 1793 तक बड़ी घटनाएं घटित होती है, तो आपको वो डेट्स याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 9 जुलाई 1789 में राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर लिया। राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर लिया। संविधान सभा घोषित कर लिया। ठीक है, 9 जुलाई 1789 में राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर लिया। अब देखिए इस दौर में किस तरह की अफवाहें जन्म लेती है। जनता सड़कों पर है, ठीक है, और देखिए क्रांतियों में अफवाहों का भी कितना ज्यादा महत्व होता है। अफवाहें भी क्या से क्या करवा देती है। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी घटनाएं होती है इस वक्त नए दौर में, सोशल क्रांति है इस वक्त और सोशल मीडिया का काफी ज्यादा दखल अंदाजी है। कई चीजें उन पे आपने देखा होगा कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कई घटनाओं में आपने देखा होगा क्योंकि लोग अफवाहें ना फैलाए। ये अफवाहें 1789 में भी फैल रही थी, यही अफवाहें अभी भी फैलती है। तो उस वक्त अफवाहें ऐसी हुई कि भाई बास्तिल का जो दुर्ग है वहां पे हथियार पड़े हुए हैं, और ये इस अफवाह को हवा दी एक पत्रकार ने जो कि कामिल देमुल नाम का पत्रकार था। क्योंकि जनता सड़कों पे थी, जनता को लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे, तो उनको किसी ने भड़काया। वो पत्रकार था, उसने भी भड़काया कि जो आपके हथियार है वो बास्तिल के दुर्ग में है। बास्तिल के दुर्ग में बहुत सारे हथियार हैं, और जो बास्तिल का जो दुर्ग था उसके पीछे भी एक कहानी है कि जो उस वक्त एक रिस्लू जो प्रधानमंत्री था, मैंने बताया लुई जो 13वां का जो प्रधानमंत्री था रिस्लू, उसने बास्तिल का दुर्ग इसीलिए बनवाया था, वहां पे कैदियों को रखा जाता था। और जनता जो है बास्तिल के दुर्ग को बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखती थी, क्योंकि वहां पे जो विरोध करता था, राजनीतिक रूप से विरोध करता था, उन लोगों को बास्तिल के दुर्ग में रखा जाता था। वाल्टेर और मिराबो जैसे व्यक्तित्व भी बास्तिल के दुर्ग में सजा काटकर आ चुके थे। तो जनता की नजरों में बास्तिल का दुर्ग एक प्रतीक था पुरानी राजशाही का, पुराने शोषण का, पुरानी सामंतवादी सोच का एक प्रतीक था जनता के दिमाग में। तो जनता चाहती थी इस बास्तिल के दुर्ग का भी पतन हो। ठीक है, तो कामिल देमुल नामक एक पत्रकार था जिसको बाद में आतंक के राज्य में इसको सजा दे दी गई थी, फांसी की सजा। देमुल पत्रकार, उसने अफवाह फैलाई कि बास्तिल के दुर्ग में हथियार है। ठीक है, हथियार है। जनता 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 ये इंपॉर्टेंट डेट है, 14 जुलाई 1789 जनता
बास्तिल के दुर्ग को गिरा देती है, बास्तिल के दुर्ग का पतन कर देती है, दुर्ग का पतन कर देती है, पतन कर देती है। उस वक्त कहते हैं कि वहां पे सिर्फ 7 कैदी थे। तो बास्तिल के दुर्ग का जो पतन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इस डे को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 जुलाई 1789 के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्रांति के दिवस की शुरुआत भी से मानी जाती है, क्योंकि जब बास्तिल के दुर्ग के पतन की सूचना लुई 16वें को मिली तो डी मॉलंक्यून जो उसका साथी था उसको उसने कहा कि ये तो विद्रोह है, लेकिन डी मॉलंक्यून ने कहा कि ये विद्रोह नहीं है सर प्रिंस, ये क्रांति है और ये क्रांति का आगाज हो चुका है। अब पुरातन व्यवस्था इस क्रांति में नहीं टिक पाएगी। ठीक है, तो बास्तिल ये इसमें लिख के लेते हैं कि फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इस दिन को, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, और इस दिन राजा ने कहा, इस दिन राजा ने कहा, राजा ने कहा ये विद्रोह है, कहा ये विद्रोह है। अच्छा, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये विद्रोह है। उनके साथी डी मॉलंक्यून ने कहा, डी मॉलंक्यून ने कहा, कभी कभी पूछ लेते हैं छोटे प्रश्न में, डी मॉलंक्यून ये किसने कहा था कि ये क्रांति है? डी मॉलंक्यून ने कहा नहीं, ये विद्रोह नहीं है, ये क्रांति है, ये विद्रोह नहीं है, ये क्रांति है, नहीं है, ये क्रांति है। विद्रोह तो किसी बात का हो सकता है कि भाई आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही है, उसका विद्रोह हो सकता है। क्रांति तो व्यवस्था को बदलने के लिए होती है, और वो भी आमूलचूल परिवर्तन, तुरंत पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाना होता है, तो वो होती है क्रांति। विद्रोह तो किसी बात का कर सकते हो, हमें कोई बात नहीं पसंद आ रही तो विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह का दमन भी किया जा सकता है, लेकिन क्रांति का दमन करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जनता इन्वॉल्व हो चुकी है। मैंने बताया कि जो बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसका बहाव इतना तेज हो चुका था कि अब नया, पुराने जो खंडर थे, बांध बने हुए थे, पुरानी व्यवस्था के, वो सब ढहने वाले थे, सबको समाप्त होने वाला था। अब एक नया सूरज, नई चीज उगने वाली थी लोकतंत्र के लिए। हालांकि वो इतनी बढ़िया नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हुई पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए। और जो बुर्बो वंश का जो प्रतीक चिन्ह था, झंडा, सफेद रंग का झंडा था, उसको बदल दिया गया और क्रांति का एक नया झंडा, तिरंगा लाया गया। उसमें लाल, सफेद और नीले रंग हुआ करते थे, और राजा को मजबूर किया गया 17 जुलाई को कि आप इस तिरंगे के साथ पेरिस की जनता के सामने घूमें। मतलब जो पेरिस की जनता का उस वक्त कम्यून, पेरिस की जो नगर पालिका थी उसको कम्यून बोलते हैं, जैसे आजकल की नगर पालिकाएं बोलती है नगर निकायों को, तो पेरिस बड़ा मजबूत था क्रांति में, तो उसको कम्यून बोलते थे। और कम्यून का जो मेयर था उस वक्त बेली था, और एक राष्ट्रीय गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा दल का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था लफायत। ये लफायत वही है जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति था फ्रांस का। ठीक है, तो लफायत यहाँ पे नेशनल गार्ड का सेनापति बन जाता है, और बेली जो होता है, जो पेरिस की कम्यून का मेयर होता है। तो बेली ने इस अवसर पे कहा था कि हेनरी चतुर्थ ने जनता को जीता था, और आज जनता ने राजा को जीत लिया। बहुत बड़ी बात थी ये फ्रांस की क्रांति में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वो चीजें भी आपको लिखवाता हूँ। ठीक है,
फ्रांस की क्रांति पढ़ने में जितना रोमांच आता है इतिहास में, उतना रोमांच इतिहास में किसी भी मैटर को लेकर नहीं आता। ठीक है, जब भी आदमी फ्रांस की क्रांति पढ़ता है उसके मन में आता है क्यों ना मैं उस वक्त पैदा हुआ होता, और ऐसा कुछ अभी भी घटित हो तो मैं कैसे नेतृत्व करूं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति अपने आप में बड़ी काफी गौरवशाली है इतिहास में। आगे क्या हुआ कि जो पेरिस का जो कम्यून बनाया गया, कि जब व्यवस्थाएं हो गई, राजा को हटा दिया गया, तो जो पेरिस की जिम्मेदारी थी प्रशासन की वो पेरिस की कम्यून को दी गई। ठीक है, पेरिस की कम्यून, कम्यून है फ्रांस में नगर निकाय, कम्यून बोलते हैं फ्रांस की नगर निकाय संस्थाओं को, फ्रांस की नगर निकाय संस्था। ठीक है, ये अपने आप में काफी पावरफुल किया जाती है बाद में, नगर निकाय संस्था। ठीक है, पेरिस की कम्यून, इसका जो मेयर है वो किसे बनाया गया, मेयर बनाया गया बेली को। और एक फ्रांस की जो सुरक्षा के लिए, क्योंकि बास्तिल के दुर्ग का पतन इसीलिए हुआ था कि राष्ट्रीय सभा ने प्रस्ताव पारित किया था कि पेरिस की सुरक्षा 20,000 सैनिकों से करनी चाहिए, और राजा ने इससे मना कर दिया था। ठीक है, तो जनता इसीलिए सड़कों पे आई थी, वे मैं सुरक्षा के लिए चाहिए, तो सुरक्षा के लिए थी, तो बास्तिल के दुर्ग में हथियार ढूंढने गई थी और बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया था। ठीक है, तो अब जनता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा दल का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, सुरक्षा दल या नेशनल गार्ड, नेशनल गार्ड का गठन किया गया था। इसका जो सेनापति था वो लफायत को बनाया गया। ये वही लफायत हैं जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो इसको बनाया गया। और फिर 17 जुलाई को राजा को पेरिस की सड़कों पे, पेरिस की सड़कों पर क्रांति का झंडा लेके घुमाया गया, क्रांति का झंडा लेके झंडा लेके लेकर घुमाया गया। ठीक है, राजा को पेरिस की सड़कों पर क्रांति का झंडा लेकर घुमाया गया, और क्रांति का जो झंडा था वो था तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा में कौन कौन से रंग थे, लाल, सफेद और नीला। ठीक है, ये किसकी जगह रिप्लेस हुआ था, बुर्बो वंश के सफेद झंडे की, बुर्बो वंश के सफेद झंडे की जगह, सफेद झंडे की जगह तिरंगा रिप्लेस हुआ था। ठीक है, इस अवसर पर बेली ने एक बात कही थी, बेली जो मेयर था कम्यून का, ठीक है, फ्रांस की कम्यून का जो मेयर था बेली, उसने एक बात कही थी, हेनरी चतुर्थ ने, हेनरी चतुर्थ ने जनता को जीता तथा अब जनता ने राजा को जीत दिया, राजा को
जीत लिया, जीत लिया। ये क्रांति का एक अद्भुत चेहरा सामने आया था कि जनता, राजा जनता को जीता था। पहली बार फ्रांस की राज्य क्रांति में जनता ने राजा को जीता है और राजा को पूरे बाजारों में घुमाया जा रहा है अपने झंडे के साथ। ये बहुत बड़ी बड़ा बात थी क्रांति की। एक को नाटकीय दौर इस क्रांति में होता है। 4 अगस्त को एक कुलीन है नो आइए, वो अपने विशेषाधिकारों का स्वयं त्याग करता है, ठीक है। और फिर उसकी देखा देखी राष्ट्रीय सभा में ऐसा माहौल बन जाता है, कई कुलीन और पादरी उसके साथ अपने विशेषाधिकारों का स्वयं त्याग करते हैं। वो बोलते हैं कि राजा से त्याग नहीं करवाना, हम स्वयं त्याग करेंगे हमारी जनता के लिए। मतलब जनता के पक्ष में कुलीन और पादरी भी आ चुके हैं। इस दिन को 4 अगस्त 1789 के दिन को सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी गई इतिहास में, फ्रांस के इतिहास में। तो बहुत बड़ी चीज थी। उस दिन एक कार्टून भी प्रकाशित हुआ फ्रांस के अखबारों में कि एक बूढ़ा आदमी हमेशा सामंती और धार्मिक कर लेके चल रहा है, उसके बोझ पे जो लादा हुआ है सामंती और धार्मिक कर। फिर दूसरे ही कार्टून में ये लिखा हुआ है कि पादरी और सामंती वर्ग या कुलीन वर्ग की वो सवारी कर रहा है और कह रहा है कि मैंने कभी सोचा था कि मेरे भी दिन आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी इतिहास में। और 27 अगस्त 1789 में फिर मानवाधिकारों की घोषणा होती है, मानवाधिकार घोषणा पत्र लागू होता है 27 अगस्त 1789 में। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हुई थी इतिहास में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये चीजें भी आपको लिखवाता हूं। चार अगस्त को नो आइए क्या करता है, अपने विशेषाधिकारों का त्याग करता है। चार अगस्त 1789 में 4 अगस्त 1789 में एक कुलीन नो आइए, ठीक है, कुलीन नो आइए, आइए अपने विशेषाधिकारों का त्याग करता है, अपने विशेषाधिकारों का त्याग करता है। का त्याग करता है। इस दिन को फ्रांस की हिस्ट्री में सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी गई है 27 अगस्त 1789 में। 27 अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा मानवाधिकारों की घोषणा करती है, ठीक है। राष्ट्रीय सभा किसकी घोषणा करती है? मानवाधिकारों। मानवाधिकारों की घोषणा करती है
ये जो ड्राफ्टिंग है, मानवाधिकारों की घोषणाओं की जो ड्राफ्टिंग है, प्रारूप है, वो लफायत बनाता है, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो मानवाधिकारों की घोषणा होती है उससे ये प्रेरित होते हैं। लफायत ने इसकी वही महत्व है जो मैग्ना कार्टा है और जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है वही महत्व इसका है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। लफायत इसमें कहा गया है कि मानव के कुछ नैसर्गिक अधिकार होते हैं, जो कि उसे ईश्वर से या प्रकृति से प्रदत्त होते हैं। नैसर्गिक अधिकार होते हैं, उन नैसर्गिक अधिकारों की जो रक्षा है उसकी रक्षा प्रत्येक परिवार, संस्था, राजा और सरकारों को करनी चाहिए। मानवाधिकारों की परिवार को भी वन करनी चाहिए, ठीक है। जो मानव के जो नैसर्गिक अधिकार है उनकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो 27 अगस्त 1789 में हुई। इसके ऊपर एक्टन ने एक बात कही थी कि जो ये कागज का टुकड़ा है ये नेपोलियन की विजयों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये कागज का टुकड़ा अपने आप में नेपोलियन की विजयों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। नेपोलियन की विजयों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। ठीक है। ये जो चीज थी ये एक्टर ने कही थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्रांस की जो क्रांति है उसकी जो घटनाएं हैं यहीं पे नहीं समाप्त होती है, आगे भी इसकी घटनाएं चलती रहती है और घटनाओं का दौर यूं ही चलता रहता है। आप एक एक घटनाओं को पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा रोमांचित होंगे। अभी तक की घटनाएं यही हैं। धन्यवाद।